नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो इससे संबंधित हमारा पहला एमसीक्यू राउंड चालू होता है। आइए आज के 20 प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जब नाम रखा जाता है तो किसी जीनियस व्यक्ति से बात की जाएगी। आंसर बनेगा आपका लीनियस। तो द्विनाम पद्धति का जनक है लीनियस। अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जो थियोफ्रेस्ट साहब है इन्हें पादप विज्ञान का जनक कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका लीनियस। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो द्विनाम पद्धति को लेकर कौन आया? और अभी अपन ने बात कर ली कि द्विनाम पद्धति के जनक हैं लीनियस। तो चाहे आप नामकरण की बात करें, चाहे आप द्विनाम पद्धति की बात करें, द्विनाम पद्धति का मतलब कहलाता है दोस्तों जहां पर वंश और जाति के आधार पर किसी भी स्पीसीज का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो वंश और जाति को जहां पर बेस बनाकर किसी भी स्पीसीज को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति। और ये लीनियस साहब लेकर आए थे। इन्होंने हमारे मनुष्य का ही नाम रखा था होमो सेपियंस लिन। तो होमो सेपियंस लिन जो हमारा ये नाम है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। फिर बाद में एक सिस्टम आया कि वैज्ञानिक का नाम नहीं होगा तो लिन शब्द पीछे से हट गया। ये लीनियस साहब का ही नाम था लिन, जो पीछे से हटा दिया गया और अपना नाम हो गया होमो सेपियंस। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा दिया गया? तो इन्हीं की पुस्तक थी दोस्तों सिस्टम नेचुरा। तो सिस्टम नेचुरा प्राकृतिक सिस्टम, ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो सिस्टम नेचुरा देने वाले व्यक्ति हैं या किस विज्ञानी के द्वारा? इट मीन्स वो व्यक्ति कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडिश। तो स्वीडिश व्यक्ति के द्वारा दिया गया है सिस्टम नेचुरा का कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न, पुष्पीय पादपों को रखा जाता है किसमें? पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया है? तो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स बनते हैं, जिस प्लांट में पुष्प उत्पादन होता है उन्हें रखा जाता है फेनरोगैमस में। इनको रखा जाता है फेनरोगैमस में। और दोस्तों जिस पे पुष्प नहीं बनता उसको रखा जाता है क्रिप्टोगैमस में। तो जिसमें पुष्प नहीं होगा क्रिप्टोगैमस, जिस पे पुष्प होगा फेनरोगैमस। ब्रायोफाइटा एक बहुत बड़ा वनस्पति समूह होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बड़ा आंसर यहाँ पर भी आपका है बी। तो पुष्पीय पादप को रखा जाता है फेनरोगैमस में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। आप पुष्पीय पादपों को किस में रखा जाता है? तो आपको पता है कि जो फ्लावर्स प्लांट होते हैं उसको रखा जाता है फेनरोगैमस में, और जिसमें फ्लावर्स नहीं होते उनको रखा जाता है क्रिप्टोगैमस में। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस जिसमें पुष्प नहीं है, फेनरोगैमस जिसमें पुष्प है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो अभी आपको बताया गया था कि जो स्पीसीज होती हैं इनको बेस बनाकर वंश और जाति के आधार पर इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो आंसर बनेगा आपका स्पीसीज। तो मैन यहां पर जो है दोस्तों वो है स्पीसीज। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीसीज होती है। चलिए आगे, हाइड्रोफाइटा होते हैं क्या? तो जल में उगने वाले पौधे, हाइड्रा मतलब वाटर, तो जल में उगने वाले पौधों को कहा जाएगा हाइड्रोफाइटा। ठीक है, जड़ विहीन पौधे तो नहीं, पता ही आपको। प्लांट डिसीज भी हाइड्रोफाइटा नहीं हो सकती। ठीक है, और समुद्री जीव भी नहीं था। तो आंसर है आपका जलीय पौधे एक्वाटिक प्लांट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में मिलाना जो बतलाते हैं क्या? तो जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है, साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, तो इसमें मेनली क्या होता है? तो इसमें होते हैं वंश और जाति। आपको अभी ही पीछे क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि जब द्विनाम पद्धति किया जाता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी की जाती है, तो वंश और जाति के आधार पर की जाएगी, जीनस एंड स्पीसीज। चलिए अगला प्रश्न, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहा जाता है? बीज तो होता है परंतु बीज से वो फूल नहीं बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो होता है अनावृत बीजी। जिस पर बीज तो बनता है किंतु उसके ऊपर फूल नहीं बनता है वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। तो इट मीन्स कोई सीड होगा, सीड के ऊपर फ्लावर नहीं होगा, सीधे वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बनेंगे अनावृत बीजी। तो दोस्तों इसमें एक फंडा क्या होता है, एक ऐसा सीड या एक ऐसा फल जिसके ऊपर आपको कवर दिखे वो कहलाता है आवृत बीजी, और जिस सीड या जिस फ्रूट्स के ऊपर आपको कवर नहीं मिलता वो कहलाता है आपका अनावृत बीजी। तो इसका आंसर है कि जिन पर बीज नहीं बनते या जिस पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, उसका आंसर है आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अनावृत बीजी।
जीवाणु की खोज किसने की? तो दोस्तों जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु को की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो जीवाणु के जो खोज करता है वो है ल्यूवेनहॉक। तो याद रखिएगा कि वायरस बैक्टीरिया की खोज करने वाले व्यक्ति हैं ल्यूवेनहॉक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं और इन्होंने प्रतिजैविक की खोज की थी। ठीक है, तो फ्लेमिंग भी बहुत अच्छा नाम है, पर बैक्टीरिया की खोज करने वाले व्यक्ति हैं ल्यूवेनहॉक। और दोस्तों यदि वायरस का बोलेंगे ना तो उसका होता है इवानोवास्की। वायरस की खोज करने वाले व्यक्ति थे इवानोवास्की और बैक्टीरिया की खोज करने वाले ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, जीवाणु से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा सही है? कि सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ तो स्वयं पोषी भी होते हैं, और सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अलग अलग जगह रहते हैं। कोई पानी में रहने वाला बैक्टीरिया है, कोई हवा में रहने वाला बैक्टीरिया है, पर उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं भी अपने आप पनपते हैं और अपना पोषण करते रहते हैं। तो इसका आंसर बनेगा अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ऑल बैक्टीरियाज, मोस्ट बैक्टीरियाज आर द हेटेरोट्रोपर्स बट सम आर द ऑटोट्रोप्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, बैक्टीरियाज को प्लांट माना गया है क्योंकि। अब जो जीवाणु होता है दोस्तों, बैक्टीरिया होता है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसका भी एक शरीर होता है। जो शरीर होता है वो एक प्रोटीन खोल के अंदर रहता है जिसे काइटिन कहा जाता है। जबकि ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इसका जो आउटर लेयर होता है ना वो एक कठोर कोशिका भित्ति, क्योंकि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जबकि जो एनिमल सेल होती है इसमें पाई जाती है सेल बॉल। ठीक, तो सेल जो एनिमल है उसमें सेल मेम्ब्रेन और प्लांट में सेल बॉल। तो पौधा माना गया है तो पौधे की प्रॉपर्टी क्या है? सेल बॉल। ठीक है, और एनिमल सेल की प्रॉपर्टी है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अगला 13th क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणुकी कोशिकाओं में नहीं होता है, डज नॉट द ऑकर इन द बैक्टीरियल सेल्स। तो जीवाणुओं में क्या नहीं होता है? तो जीवाणुओं में नहीं होता है माइटोसोम। इनमें सूत्र कणिकाएं नहीं होती हैं, जनन की क्रियाएं इस पे नहीं होंगी, तो उसके लिए आवश्यक है सूत्र कणिकाएं। तो जो जीवाणुओं की कोशिकाओं में नहीं होता वो क्या है अब दोस्तों? सूत्र कणिकाएं। कोशिका भित्ति होगी, जीव द्रव्य भी कला पाई जाएगी और राइबोसोम भी होगा, परंतु सूत्र कणिकाएं नहीं होंगी। अगला, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु साधारणतः कैसे दिखते? तो आपने जितने भी बैक्टीरियाज के नाम सुने होंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से जो आपने सबसे ज़्यादा नाम सुना है बचपन से आज तक, लैक्टोबैसिलस। तो आपने बैसिलस के बारे में ज़्यादा सुना है, तो इसका आंसर है छड़ रूपी वैक्ली। ठीक, तो इसका आंसर है छड़ रूपी वैक्ली। तो जो छड़ रूपी स्ट्रक्चर होता है, वैक्ली का स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे साधारण या कॉमन आकृति देखने को मिलती है, तो रॉड शेप वैक्ली। चलिए, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो कहलाते हैं कोकाई। छोटे छोटे गोल गोल जो होते हैं कोकस कहलाते हैं, तो सबसे छोटे वाले कहलाते हैं कोकाई, गोल। एक गोल जीवाणु कहलाता है क्या? अब अपन को पता है कि गोल जीवाणु को, अभी अपन ने बात की कि उसको कोकस कहा जाता है। ठीक है, तो जो गोल जीवाणु होता है उसको कोकस कहते हैं, क्योंकि जो बैसिलस है वो रॉड जैसा था। ठीक, कोकस जो बैक्टीरिया होता है वो ऐसा होता है, ये कोकस कहलाता है। फिर इसी में दोस्तों मोनोकोकस होगा जो सिंगल होगा, डिप्लोकोकस होगा जो डबल होगा, और बहुत सारे लाइन से ऐसे लगे हों तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। जबकि बैसिलस की बात करते हैं तो बैसिलस थोड़ा सा क्षणनुमा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और स्पाइरली की बात करें तो वो स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, तो स्पाइरलो रहेगा, कोकस रहेगा, बैसिलस रहेगा, सारसिनी रहता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाएगा? अब सर्पिल स्ट्रक्चर मतलब जो स्पाइरल शेप में होता है, तो इसका आंसर हमको समझ में ही आ रहा कि सर्पिल जीवाणु किसे कहते हैं, तो आंसर है स्पाइरिलम। ठीक, तो जो स्पाइरल शेप में होगा वो होगा सर्पिल जीवाणु। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक
किसमें अनुपस्थित होता है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाता है। ये प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो केंद्रक होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है केंद्रक का, वो प्रॉपर बैलेंस्ड और परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो केंद्रक जिसमें अनुपस्थित है उसका आंसर है जीवाणु, क्योंकि इसमें सबसे छोटी यूनिट हमको जीवाणु ही दिख रही है। जीवाणु से आप ऊपर उठेंगे तो आपको कवक मिल जाएगा, फंगी मिल जाएगा, फिर आपको एल्गी मिल जाएगा, ग्रीन हरीश शैवाल मिल जाएगा, और कवक और एल्गी के बीच की कैटेगरी मिल जाएगी आपको लाइकेन। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा सेक्टर जहाँ पर केंद्रक का एब्सेंस होना दिखेगा वो बनेगा आपका जीवाणु। 19, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम जो हमारे यहाँ डिसीजेस चलती हैं, अपन को डिसीजेस होती हैं, वो मैक्सिमम बैक्टीरियल होती है, क्योंकि वायरल तो बहुत हाई फाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या है, आपके जीवाणु। तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है क्या। बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषी आशय जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो है आपका वर्णिक लवक। तो जो वर्णिक लवक होता है वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, जो होता है वो बैक्टीरिया में कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, पर वैसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों यहाँ पे नहीं पाई जाती है जैसे प्लांट वाला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप बैक्टीरिया पूर्णतः प्रकाश संश्लेषण पर आधारित होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा कि निम्नलिखित में से बैक्टीरियाज के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा संबंधित रखती है। तो आंसर था कि मैक्सिमम जो है वो विविधपोषी होते हैं और कुछ स्वापोषी होते हैं। तो सभी के लिए वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। पर जहाँ तक ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है, तो वह आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलिए, तो प्लास्ट में ये लवक की प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों ये रहे आपके जीव जगत वर्गीकरण के प्रारंभिक 20 क्वेश्चंस, और इसके अगले पार्ट के साथ हम कल आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।